प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। विश्व के लगभग तमाम देश इस युद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और नक्शा ही बदल डाला। अगर हम बात करते हैं इस युद्ध के कारणों की, तो निम्नलिखित या इस प्रकार से कारण हो सकते हैं। पहला कारण की बात करें तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, मतलब अपना साम्राज्य को विस्तार करने का मकसद। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाज़ारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी, परंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश, पुराने साम्राज्यवादी देश, आपस में बांट चुके थे। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से लेकर बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाही। जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने भरपूर विरोध किया। इधर 1905 के रूस और जापान का युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ चुका था और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकत के उभरने से उसके हितों को भी खतरा था। अब अगला कारण की अगर हम बात करें तो अगला कारण है उग्र राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। तमाम जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करना चाहते थे। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र के हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध का अगर अगला कारण की बात करें तो वह है क्या? सैन्यवाद। यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर खर्च कर रहे थे। 1913-14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में लगभग 7,60,000 और रूस में 15 लाख की अस्थायी सेना थी। जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का आधिपत्य था। जर्मनी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया। 1912 में जर्मनी ने
इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण की बात अगर हम करें तो अगला कारण क्या होगा? गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे। एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण यूरोप गुटों में बंट गया। यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था। यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से ही जारी थी। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि की। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट मतलब ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। यद्यपि इटली का विश्वसनीयता संदिग्ध थी, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी से कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि बनाई। यह समान हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। अब आगे हम बात करते हैं घटनाक्रम की, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए विश्व युद्ध के पूर्व के वर्षों में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे मोरक्को का प्रश्न हो या बाल्कन प्रायद्वीप का मुद्दा हो। ये सभी युद्ध को निकट लाने का कार्य कर रहे थे। 1904 ईस्वी में आपसी समझौतों के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। इससे जर्मनी को बड़ा क्षोभ हुआ। जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था और फ्रांस अपने हित के आगे अंधा बना हुआ था। 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। वह बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था। इसके लिए उसे रूस के समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी। इस पर जर्मनी खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी में कटुता और बढ़ी। साथ ही जर्मनी फ्रांस के प्रति भी उतना ही विषाक्त था। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास तथा लारेन पर अपना अधिकार कर लिया। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया था। फलतः यह खाई बढ़ती गई और इसने विश्व युद्ध को और नज़दीक किया। अब बात करते हैं युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में न बटा होता और कटुता एवं विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त न होता तो शायद यह घटना नहीं हो पाती। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो की हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे वह स्वतंत्रता पर कुठाराघात समझता था, जिसका नतीजा ये हुआ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए
जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह यह व्यापक रूप धारण करने लगा। इसी क्रम में दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए। जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में सामने आया। अब देखते हैं युद्ध का अंत और क्या क्या शांति संधियाँ हुई। 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। वह यह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हर्जाने लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। यद्यपि ये शर्तें और युद्ध से रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था के अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तें रूस के समक्ष रख दिया। इसके बावजूद भी रूस इसे स्वीकार कर युद्ध से हट गया। मार्च 1918 ईस्वी में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज़ें उठाने लगी। युद्धरत देशों ने प्रकटतः तो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। युद्धरत देशों की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। जर्मनी के यूनोका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिका के नागरिक भी सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। इसमें राज्य के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाजरानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी। इस प्रकार शांति संधि में विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं वर्साई की संधि। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों मित्र, मतलब उसको मित्र राष्ट्र भी कहा गया, और जो हारा था जर्मनी वाला गुट, तो उसको धुरी राष्ट्र कहा गया। मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में
और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू, ये 3 ही प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्त तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत्थे इसे मढ़ रहे थे। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। इसे ही वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया। फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मनी की सारे क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिया गया। जर्मनी को अपने युद्धपूर्व क्षेत्र का कुछ भाग जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला लिया गया। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारी उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उनके उपनिवेश मतलब जर्मनी के उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था, परंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे जापान को दे दिए।